वीकली करंट अफेयर राउंड अप में खुशामदीद। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हम इस वीडियो के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर करेंगे। अप्रैल 2025 के दूसरे हफ्ते यानी 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के दौरान जो भी इंटरनेशनल और नेशनल अहम चीज़ें हुई उनको लेके चलेंगे। पहले नेशनल करेंगे फिर इंटरनेशनल लेके चलेंगे। जो 7 अप्रैल 2025 है ना, उसके अंदर सबसे पहली डेवलपमेंट ये हुई कि सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ कहाँ पे, डीआई यानी डेरा इस्माइल खान के अंदर। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल रेड ऑन द मिलिटेंट हाइड आउट कहते हैं छुपने की जगह, इन डेरा इस्माइल खान जो कि केपीके के अंदर है। कहाँ पे है जी जनाब डेरा इस्माइल खान? मेरी जियोग्राफी की क्लास कर लेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। ये डीआई खान कहाँ है? नियर अफगान बॉर्डर है केपीके के अंदर। 9 मिलिटेंट्स वर किल्ड इंक्लूडिंग अ हाई वैल्यू टारगेट जिसका नाम शायरीन था, who was responsible for the killing of आर्मी कैप्टन हसन अख्तर in the previous month के अंदर। The militants were identified as a member of Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). This operation underscores Pakistan's ongoing efforts to combat terrorism and secure its borders. दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि 2025 का टेररिज्म जो इंडेक्स आया था उसके अंदर पाकिस्तान दूसरा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है दुनिया के अंदर, सीरिया के बाद और बीना फासो के अंदर इससे पहले। इन दो कंट्रीज़ मतलब सीरिया के बाद दूसरा मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान। फिर 7 ही अप्रैल 2025 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई। 7 अप्रैल 2025 को तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट डाउन टर्न, नीचे की तरफ आई, विद द बेंचमार्क इंडेक्स फॉलिंग ओवर 5%, प्रॉम्प्टिंग ऑफ 25 मिनट्स ट्रेडिंग हॉल्ट। कितनी देर भी? 45 मिनट ट्रेडिंग हॉल्ट आया। ये जो डिक्लाइन था ये इन्फ्लुएंस था बाय द ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी। ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं कमज़ोरी जो ख़राब होने की, जिसमें सतह ज़्यादा हो। ख़ास करके जो यूएस ट्रेड टैरिफ्स होते, इस वजह से ये जो इवेंट था इसने हाईलाइट किया द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी विद द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। हम ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को इसी पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर चुके हैं, अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर। तो आप जाएंगे इस चैनल के, तो आप जाएंगे तो यू वुड कम टू नो कि भाई क्या क्या चल रहा है, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इनफैक्ट एंड द ग्लोबल मार्केट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एक को शौक होगा तो सबको शौक होगा। खैर जी, बात करेंगे तो 7 अप्रैल के अगले इम्पॉर्टेंट इवेंट की, तो एक 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन शेड्यूल हुई पाकिस्तान के अंदर। द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो लॉन्ग अवेटेड 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उसको वो हेल्ड होगी अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर ही। ये जो मूव थी, दिस मूव वाज एम टू इनहेंस पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव इंटरनेट service across the country. The Pakistan Telecommunication Authority (PTA) is overseeing the auction process. कौन ओवरसी कर रहा है जी? PTA कर रहा है। 7 अप्रैल को ही इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिडक्शन अप्रूव हो गई पाकिस्तान के अंदर। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अप्रूव पाकिस्तान अप्रूवल टू रिड्यूस। ये जी आपकी जो अंदर बिजली, आपके मुल्क के अंदर बिजली कम हुई ना, भाई साहब ने अप्रूव किया तो कम हुई है, ये है आपके समझने वाली बात। अप्रूव पाकिस्तान प्रपोजल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस बाय कितने पैसे? 2 रुपये कम पर यूनिट स्टार्टिंग अप्रैल 2025 के अंदर। दिस डिसीजन इज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू consumers and is linked to broader economic reforms including the privatization of certain electric distribution companies. दोस्तों क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम है उनके अंदर 2 मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताता चलूँ, जो कि हम आने वाले टाइम में कवर भी करेंगे। पहली बात तो ये, पाकिस्तान ने 2024 के अंदर पहले 9 महीनों के अंदर 99,000 यानी 90,000 के करीब जो मेगावाट या मेगावाट ही होगा आई थिंक, ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाई थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन हुई वो सिर्फ 60,000 की हुई। ठीक है, ऊपर वाले जो बनाए हैं वो हमारे पास ज़ाया हो गया, ना ही हमारे पास चाइना वाली वो टेक्नोलॉजी है जिस पे हम बिजली को स्टोर कर सकें। खैर उसकी कॉस्ट भी किसको पड़ी? गरीब बंदे को पड़ी। मज़ीद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्कुलर डेट है ना, सर्कुलर डेट की टर्म को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा फिर कभी अगर जब हम करेंगे इसको, वो 2.4 ट्रिलियन हुआ पड़ा है
तो अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको लगता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस के ऊपर एक पूरा ऐसे लिखना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। 7 अक्टूबर 2025 के अंदर एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि डिपोर्टेशन ऑफ अफगान नेशनल्स ऑलरेडी चल रही थी। पाकिस्तान कंटिन्यूड इट्स पॉलिसी टू डिपोर्ट ओवर 1.3 मिलियन, कितने हैं जी हमारे अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो हैं, जो हमारे घर में बम चलाते हैं, हमारे घर में आके खाना खा के 1.3 मिलियन डॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स हैं। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन अनइवन, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहा जाता है अनइवन है, विद रीजन्स लाइक KPK showing resistance due to cultural and familial ties with the locals and Afghan refugees. This situation reflects the complexities of immigration and regional politics, undoubtedly ऐसे ही है। ओके, अभी बात कर लेते हैं 8 अप्रैल 2025 के अंदर जो अहम डेवलपमेंट्स हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तान ने इशू की थी वार्निंग ऑन अफगान रिफ्यूजीज अवेटिंग रीसेटलमेंट। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, पाकिस्तान ने वार्न किया था कि हज़ारों जो अफ़गान माइग्रेंट्स हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं रीसेटलमेंट का इन थर्ड कंट्रीज़ माइट बी एक्सपेल्ड इफ़ होस्ट नेशंस डू नॉट रीलोकेट दम बाय अप्रैल 30 तक। जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कौन है जी? डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के मौजूदा ये रहे आपके तलाल चौधरी। इन्होंने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स वुड बी डिपोर्टेड इमीडिएटली वाइल दोज विद UN रिफ्यूजी स्टेटस कुड स्टे अंटिल एट लीस्ट जून तक वो लोग रह सकते हैं जिनको UN रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है। इसके अंदर ये वाला अहम है, ये वाला अहम है और ये वाला एक और नहीं, 1.3 मिलियन अफगान रिफ्यूजी वाला फैक्ट अहम जो है ना, स्टैट अहम है, ये ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद जी अगला 8 अप्रैल 2025 को अहम डेवलपमेंट ये हुई, पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की थी ड्रॉट अपडेट कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, दैट पाकिस्तान मेटीरियोलॉजिकल कौन सा होता है डिपार्टमेंट दोस्तों, जो कि ये जो मौसमो शौसमों से मुताल्लिक होता है। इन्होंने जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की थी। अब वीकली ड्रॉट, उन्होंने ये कहा था कि अ वीकली ड्रॉट अपडेट बताया था कि हाईलाइटिंग एरियाज एक्सपीरियंसिंग वेरिंग degrees of drought conditions. The report aims to inform stakeholders and assist in planning and mitigation effects. भाई इसको देख लें, इसमें कोई इतनी अहम बात नहीं है जो कि आपके इम्तिहान से अहम हो, सिर्फ यही वाला मुद्दा इसके अंदर अहम था कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो सकती है। 8 अप्रैल को पाकिस्तान टू सीक फ्रेश बिड्स फॉर नेशनल एयरलाइन। ओह, हमने बेचना है और महंगे पैसों में बेचना है। पाकिस्तान ने जो है ना तलाश की कि भाई आप नई बोली लगाओ, पिछली बोलियों पे हमें नहीं कम पैसे लगाते हो आप हमारे जहाज़ों के। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स टू सीक न्यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेल ऑफ PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2025। दिस मूव फॉलोज PIA रिपोर्टिंग फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट इन ओवर 2 decades. And is a part of broader economic reforms tied to a $7 billion IMF प्रोग्राम। उन्होंने कहा था भाई इसको भी प्राइवेटाइज करो, फिर हम आपको 7 बिलियन का जो है वो लोन प्रोग्राम का है उसका इनिशिएट करेंगे। ओके दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि नेशनल असेंबली ने पास किए थे की लीगल अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के अंदर। 9 अप्रैल 2025 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास सेवरल सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट बिल्स इंक्लूडिंग कौन सा बिल था? द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन अमेंडमेंट बिल 2025, द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025, द इमिग्रेशन अमेंडमेंट बिल 2025, द सिविल कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2025, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड अमेंडमेंट बिल 2025। क्या आपको पता है ये सारे किससे मुताल्लिक हैं? ये रिफ्यूजीज़ और माइग्रेशन और एक्सटर्नल जो हमारे आने जाने के मामला उनसे मुताल्लिक है। तब पाकिस्तान ये जो लेजिस्लेशन है, these legislation changes aim to strengthen Pakistan's legal framework concerning human trafficking, migration and judicial process. 9 अप्रैल को ही गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई थी पाकिस्तान के अंदर मिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ये मैंने इसलिए साथ में ऐड किया ताकि आप लोगों को जो लोग इकोनॉमी से मुतल्लिक हैं वो इस फैक्ट स्टैट्स को देख सकें कि भाई जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है तो डॉलर को तो 1970s में टाई किया था उससे पहले, और इससे बाद आज तक को और कुछ हो ना हो गोल्ड पे ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों बात कर लेते हैं 10 अप्रैल 2025 की। तो पाकिस्तान फिनलैंड पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप मीटिंग हुई थी
10 अप्रैल 2025 को द पाकिस्तान फिनलैंड पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप कन्वेन्ड अ सिग्निफिकेंट मीटिंग विद द फिनिश एम्बेसडर। कौन है जी जनाब फिनिश एम्बेसडर? ये वाले नाम आपसे पूछे जाते हैं भी, फिनिश एम्बेसडर कौन है आप पूछते हैं, आप सोचते हैं भाई ये नाम कहाँ से आ गया। सो ये वो लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई कंसर्न रहा होता आपके मुल्क के साथ। सो फिनिश एम्बेसडर कौन है जी? ये हैं हानू रिपाती एट द पार्लियामेंट हाउस। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग? पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के अंदर। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट was to strengthen bilateral relationship between the two countries। दोस्तों फिनलैंड के पीएम पित्री ओरपो हैं, ठीक है, और फिनलैंड का जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। ये तमाम तर चीज़ें हम पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात करेंगे उसके बाद 10 अप्रैल की दूसरी अहम डेवलपमेंट की, तो पाकिस्तान ने कंसीडर किया यूएस ऑयल इंपोर्ट्स को टू एड्रेस अ ट्रेड इम्बैलेंस। आप ट्रम्प को बेवकूफ़ कहते हैं, वो एक बेहतरीन नेशनलिस्ट है। देखें यहाँ पे क्या क्या लेजिस्लेशन हो रही है। Pakistan is considering import crude oil from United States for the first time to help the वो जो है $3 बिलियन ट्रेड सरप्लस को, जो पाकिस्तान यूएस का ट्रेड सरप्लस है वो 3 बिलियन है। तो अमेरिका ने कहा भाई इसको इक्वल करो, ठीक है, नहीं तो हम आप पे भी वो लगाएंगे टैरिफ्स। खैर जी 3 बिलियन ट्रेड सरप्लस को एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू यूएस टैरिफ। A government proposal suggests purchasing 1 billion worth US crude oil to match current imports। I wish कि आप इस मुद्दे को समझ सकें। Trump is a smart guy. Trust me, you need to understand this thing। 10 अप्रैल 2025 को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी कि बैसाखी सेलिब्रेशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर। थाउजेंड ऑफ सिख्स गैदर्ड इन पाकिस्तान टू सेलिब्रेट बैसाखी, मार्किंग द सिख न्यू ईयर एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। बैसाखी जो होती है ना वो काश्तकारी, जब गंदम की कटाई होती है तब मनाई जाती है। द इवेंट सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम पिलग्रिम्स अक्रॉस द ग्लोब, हाईलाइटिंग पाकिस्तान एफर्ट टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म एंड कल्चरल हार्मनी। दोस्तों 11 अप्रैल 2025 को एक अहम डेवलपमेंट हुई थी कि मास अरेस्ट हुए थे फॉलोइंग एंटी यूएस प्रोटेस्ट। क्या होता है कि ओवर 170 इंडिविजुअल्स वर अरेस्टेड अक्रॉस मेजर सिटीज लाइक कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद आफ्टर सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन KFC outlets। These incidents were fueled by anti-US sentiments and opposition to Israel's military action in Gaza। In Lahore, a KFC employee was fatally shot, Allahu Akbar, during the unrest। वो जो KFC employee जिसको मारा गया था वो तो यहूदी होगा ना, मुसलमान तो नहीं होगा। यार मैं क्या करूं, मैं अपने जज्बात को काबू नहीं रख पाता जब इस ऐसी कोई चीज़ में पढ़ता हूँ, जुल्म ऐसा पढ़ता हूँ। खैर अथॉरिटीज़ वर इन्वेस्टिगेटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, दो द इस्लामिक जो है पार्टी है तहरीक लबैक TLP हैज़ डिनाइड ऑर्गेनाइजिंग द वोलेंट एक्शन। अल्लाह अकबर, अल्लाह इनको अमान दे इन दोस्तों को। आई डोंट नो आप इस पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, अगर हो तो वैसे आप जिस बंदे का इस पार्टी से ताल्लुक़ है उसका कोई करंट अफेयर से ताल्लुक़ तो कोई नहीं है। खैर अगर आपका हो तो प्लीज़ इस्लाम को, मोहम्मद के दीन को पढ़ें, किसी और बंदे के इंडिविजुअल के दीन को मत पढ़ें। खैर ओके जी, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए लाहौर के अंदर अगेंस्ट इसराइली एक्शंस। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 people participated in a protest organized by Jamaat-e-Islami Pakistan, Lahore, condemning Israeli military action in Gaza। The demonstrators called on Muslim nations to declare a holy war in defense of Gaza। उसके बाद जी पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली डिमांड की एंड टू इसराइली वॉयलेशंस इन सीरिया के अंदर। एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, पहले मुनीर अकरम थे, अब ये हैं जी ये है आपका कीवर्ड, इसको प्लीज़ ज़रूर नोट कीजिए। कौन है मौजूदा रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू UN? वो है आसिम इफ्तिखार अहमद। Condemn Israeli airstrikes targeting civilians infrastructure in Syria। He urged the council to prevent illegal military actions that threaten regional and international peace। उसके बाद अहम बात यह है कि पाकिस्तान एंड चाइना इनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन। पाकिस्तान एंड चाइना reaffirm their commitment to strengthen military ties, particularly between their air force। This was discussed during a meeting between Pakistan Chief Marshal Zahir Ahmad Babar। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल कौन है जी? ज़हीर अहमद बाबर
सिद्धू एंड चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, वो कौन है जी? एडमिरल डोंग जोंग इन, ये है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर। ये है आपका कीवर्ड और ये है आपका कीवर्ड। इसके अलावा ये है आपका कीवर्ड। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा अहम है, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लें। उसके बाद 11 अप्रैल को ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने विजिट किया था बेलारूस को। हमें एम्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। बेलारूस कहाँ पे है दोस्तों? यूएस के साथ, यूएसएसआर यानी रशिया के साथ ही लगता है। बेलारूस का कैपिटल क्या है? क्योंकि क्या कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और बेलारूस और ये तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल्स, करेंसीज, ये तमाम तर चीज़ें हम अपनी इसी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो वो स्टार्ट में मैंने एक ही वीडियो डाली हुई, 3 वीडियोज़ हैं अलग अलग पोर्शंस के अंदर। पूरी दुनिया के कंट्रीज़, करेंसीज, कैपिटल्स, मौजूदा उनके लीडर्स तमाम बताया हुआ। प्लीज़ कोई मुझे कमेंट बॉक्स में इतनी मेहरबानी करके बताएगा कि कौन है बेलारूस का प्राइम मिनिस्टर, क्या है बेलारूस की करेंसी, ये तमाम तर पूछे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पीएम साहब वहाँ पे गए हुए थे। 11 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने विजिट किया बेलारूस को। फोकस ऑन इनहेंसिंग बायलैटरल cooperation or attracting global investment to Pakistan. The Pakistan Minerals Investment Forum attended over international experts and dignitaries was highlighted a success in promoting foreign investment. फिर 11 अप्रैल को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया टेररिस्ट को। कहाँ पे? लोअर दीर के अंदर, ये भी केपीके के अंदर। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सक्सेसफुली एलिमिनेट किया 2 टेररिस्ट को इन ऑपरेशन इन लोअर दीर। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर lauded the security forces for their efforts in maintaining nation security. lauded कहते हैं काबिल तहसीन, तारीफ करना, किसी चीज़ को सराहना। देखो दोस्तों, आपको वोकैबुलरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने जीआरई वोकैबुलरी कराई हुई है, ज़रूर 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 करें, आपका फ़ायदा होगा। ओके, बात कर लेते हैं 12 अप्रैल 2025 की। तो 12 अप्रैल 2025 को मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का? 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। कहाँ पे? नदन एरियाज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। मैग्नीट्यूड 5 earthquake struck northern areas of Pakistan, affecting areas including Islamabad and KPK. The tremors were felt around the Midi, causing panic among the residents. No casualties or significant damage was reported. Okay. उसके बाद 12 को ही पाकिस्तान यूएस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट होती है। फॉरेन सेक्रेटरी अमना बलोच, कौन है फॉरेन सेक्रेटरी हमारी? अमना बलोच मेट विद द visiting US congressional delegation in Islamabad. Both sides agreed to strengthen and diversify bilateral relationships in areas of mutual interest, reaffirming their commitment to deepening the cooperation. उसके बाद 12 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान अर्जिज ईरान्स कॉपरेशन आफ्टर किलिंग। जो भी पाकिस्तान के 8 मज़दूर, जो वहाँ पे हमने पिछली वीडियो के अंदर किया, जब पहले वीक की हमने की थी, को 8 मज़दूर जो है पाकिस्तान के, वो शहीद हो गए थे। कहाँ पे? हम इस बारे में पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान कॉल्ड ऑन ईरान फॉर फुल कॉपरेशन फॉलोइंग द किलिंग ऑफ 8 पाकिस्तानी नेशनल्स इन सदर्न ईरान सिस्तान। कहाँ पे? सिस्तान, ये है आपका कीवर्ड। यहाँ पे इस बारे में पूछा जा सकता है कि सिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा सूबा है, किस सूबे में वो 8 मजदूर मारे गए थे। वैसे मजदूरों के बारे में आपके एग्जाम में आता तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा बड़ों के बारे में पूछता है, लेकिन फिर भी आप देख लें। सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, द विक्टिम्स रिपोर्टेडली लेबरर वर शूट बाय अननोन असेलेंट्स। इस्लामाबाद is coordinating with Tehran to investigate the incident and repatriate the bodies. Repatriate कहते हैं वापस लेके आना, वापस लेना। उसके बाद जी 12 अप्रैल को ही डिपोर्टेशन ऑफ अफगान नेशनल्स फेसेस चैलेंजेस। जो भी अफगान बॉर्डर के साथ साथ जो इलाके लगते थे ना केपी के और बलूचिस्तान के, वहाँ पे प्रोटेस्ट और चैलेंजेस और अपराइजिंग वगैरह हो रही थी कि भाई अफगानियों को वापस मत भेजो, वो हमारे रिश्तेदार हैं। 13 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान और यूएस रीअफर्म करते हैं कि अब अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग आहसन इकबाल, कौन है मिनिस्टर फॉर प्लानिंग? आहसन इकबाल मेट विद यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन इन इस्लामाबाद। बोथ साइड एग्री टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक रिलेशन फोकसिंग ट्रेड एंड एजुकेशन। उसके बाद जी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी, ठीक है। उसके बाद 13 को ही फर्स्ट एनुअल ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन बिगन होती है। The inaugural Overseas Pakistan Convention commenced in Islamabad, providing a platform for expatriates to engage with the policymakers and discuss investment opportunities. Prime Minister Shehbaz Sharif emphasized the importance of collective efforts
फॉर नेशनल प्रोग्रेस। 14 अप्रैल 2025 को एक खबर सब खबरों की ज़ीनत बनी हुई थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमिटेंस आई हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ ज़्यादा ही बोल्स्टर हो गई है। खैर ये तो कुछ एग्जैजरेशन ही थी, खैर देख लेते हैं। पाकिस्तान रिसीव्ड 4.1 बिलियन इन रेमिटेंस इन मार्च 2025। वैसे काफ़ी बड़ी रेमिटेंस थी ये, द हाइएस्ट मंथली इनफ्लो इन द कंट्रीज हिस्ट्री। कम्यूलेटिवली, मजमूई तौर पे कहते हैं, ठीक है, मजमूई तौर पे कम्यूलेटिवली कहते हैं। वोकेबलरी ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर GRE वोकेबलरी की पड़ी हुई है, आप डेली की एक डोज रख लें। 133 वीडियोज़ हैं, 20-20, 10-10, 20-20 उसके अंदर वर्ड्स मैंने कवर कराए हुए हैं। डेली की एक सुन के उसको रिपीट पे दोबारा सुन लिया करें, तो वो होती जाएगी, आपकी पैसिव लर्निंग होती जाएगी। खैर कम्यूलेटिवली इतना थे जी, भी इतना। रेमिटेंस फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ द फिजिकल ईयर रीच्ड कितने जी, 28। पहले तो पूरे साल में 30 बिलियन आता है, अभी 9 महीनों में 28 बिलियन आ चुका है, मार्किंग 33% ईयर ऑफ ऑन ईयर इंक्रीज। ओके, उसके बाद 14 अप्रैल को पाकिस्तान US स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में हुआ जी। US कांग्रेशनल डेलीगेशन जो पाकिस्तान में आया हुआ था मेट विद पाकिस्तानी ऑफिशियल इन इस्लामाबाद to discuss enhancing bilateral cooperation in trade, security and counter-terrorism. The delegation also participate in the Pakistan's Mineral Investment Forum, कब, जो 2025 के अंदर हुई, and underscoring the mutual interest in economic collaboration. वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की या ग्लोबल करंट अफेयर्स की, जो भी आप लगा लें, जो कि 7 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2025 यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मुतालिक है। होता यह है कि सबसे पहले 7 अप्रैल 2025 को एस्केलेशन होती है इन US चाइना ट्रेड टेंशंस बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप अनाउंस करते हैं प्लान्स टू इम्पोज एन एडिशनल 50% टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स if China does not remove its retaliatory tariffs against the US. This move क्या होता है, अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाता है, चाइना भी बदले पे उस पर लगा देता है। तो अमेरिका ये कहता है कि हम 50% मज़ीद लगा देंगे अगर वो अपने रिटेलिएटरी टैरिफ जो उसने बदले पे लगाए हुए हैं US पे वो हटाता नहीं है। This move intensified the ongoing trade war between the two nations, leading to the significant volatility in global markets. बात करेंगे US और चाइना की दोस्तों, तो US की जो GDP है, मैं मोटी मोटी बातें करूंगा, वैसे तो इन डेप्थ इन दोनों कंट्रीज़ को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अहम है ये। US का GDP कोई 29 से 30 ट्रिलियन के करीब है। चाइना का GDP 19 ट्रिलियन के करीब जब जा रहा है। पाकिस्तान का ट्रिलियन 371 बिलियन है, ठीक है। तो ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि बहुत ही बड़ी ये दोनों ग्लोबल जाइंट्स हैं, अगर इनको कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। खैर ओके, दूसरी बात करें तो 7 अप्रैल को दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि यूरोपियन यूनियन ने प्रिपेयर किया था काउंटर मेजर्स टू US टैरिफ्स इन रिस्पॉन्स टू US टैरिफ्स। होता ये कि अमेरिका ना सिर्फ चाइना पे बल्कि EU पे भी, यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगा देता है। इन रिस्पॉन्स टू US टैरिफ्स ऑन यूरोपियन गुड्स, EU लीडर्स इंक्लूडिंग ट्रेड कमिश्नर EU का जो ट्रेड कमिश्नर है वो है मोरोस सेफकोविक, ये ज़रा जहन में रखिएगा, हो सकता है ये पूछा जाए। आउटलाइन प्लान फॉर रोबस्ट काउंटर मेजर्स, रोबस्ट कहते हैं बहुत शदीद काउंटर मेजर्स को, काउंटर मेजर जवाबी हमला, जवाबी तैयारी। फोकसिंग इनिशियली ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर, द EU emphasized unity and a measured reaction while remaining open negotiations। मतलब negotiations भी जो है ना वो ओपन टू negotiations भी रहेगा, लेकिन वो तैयार भी रहेगा। 7 अप्रैल को ही US ईरान टेंशन मज़ीद बढ़ जाती हैं। सीनियर इरानियन ऑफिशियल्स थ्रेटन टू रैम्प अप द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम एज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेड a possible strike against the regime if Tehran did not engage in direct talks। कि भाई अमेरिका ने बोला अगर आप डायरेक्ट टॉक्स में नहीं आते तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक्स करेंगे। तो ईरान जो है ना, सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स ने उन्हें थ्रेट किया कि हम रैंप अप करेंगे कंट्री के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। दोस्तों रैंप अप कहते हैं तेज़ी से बढ़ाना, बहुत तेज़ी से तरक्की करना वगैरह, ठीक है।
आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। 7 अप्रैल को ही यूएस इसराइल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मेट कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर मिलते हैं टू डिस्कस द बायलैटरल रिलेशंस एंड रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। द मीटिंग अंडर कवर्ड कंटिन्यूड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। अच्छा दोस्तों, एक अहम बात यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर बताने वाली ये है, जितनी कंट्रीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, ये इन कंट्रीज़ के जो हैं लीडर्स, इन कंट्रीज़ की करेंसीज, इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स, की फिगर्स, ये तमाम आपको आने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो करंट अफेयर की जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ना 2025 के करंट अफेयर, उसके स्टार्ट में ही मैंने पूरी दुनिया के 200 के करीब ममालिक के कंट्रीज़ के लीडर, उनकी करेंसीज, उनके कैपिटल्स, उनकी ज्योग्राफी के बारे में 3 वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वो देख लेंगे तो ये सब चीज़ें हल हो जाएंगी। की फिगर्स को भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। 8 अप्रैल 2025 को यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन डिपोर्टेशंस। ये देखें ज़रा, द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट जो प्रेसिडेंट ट्रंप है कैन कंटिन्यू यूजिंग 18th सेंचुरी लॉ, 18वीं सदी का लॉ, टू डिपोर्ट इलीगल गैंग मेंबर्स टू वेनेजुएला अल्बियट विद जुडिशियल ओवरसाइट। अल्बियट कहते हैं अगरचे, ताहम, ठीक है, अल्बियट कहते हैं। ये हाउ एवर की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। खैर, वोकेबलरी ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए GRE वोकेबलरी मैंने कराई हुई है। ओके, उसके बाद 8 अप्रैल को यूक्रेनियन ट्रूप्स इंटर रशियाज बेलगोर्ड ओब्लास्ट। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कंफर्म किया कि प्रेजेंस ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स है कहाँ पे, रशिया के अंदर, उसके बेलगोर्ड ओब्लास्ट के अंदर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़। 8 अप्रैल को ही एक और बहुत अहम डेवलपमेंट होता है, हो सकता है इस बारे में पूछ ले वो एग्जाम्स के अंदर। नाइट क्लब रूफ कोलैप्स होती है डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। अ ट्रेजिक इंसिडेंट अकर्ड इन सांतो डोमिंगो, जो कहाँ पे, सांतो डोमिंगो के अंदर, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर, वेयर द रूफ ऑफ द जेट सेट नाइट क्लब, कौन सा, जेट सेट नाइट क्लब कोलैप्स हो जाती है ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस बाय द रिंग सिंगर जो कि रूबी पीर्स थे। एटलीस्ट 124 पीपल उसमें फौत हो गए, इंक्लूडिंग डोमिनियन रिपब्लिकन नेल्सी क्रूज एंड फॉर्मर मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर वो टोनी बेलनैको थे एंड ऑक्टवियो डोटेल थे। अप्रॉक्सीमेटली 160 और लोग, 124 फौत हुए और 160 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 9 अप्रैल 2025 को यूएस रिवोक्स डिपोर्टेशन रिलीफ फॉर कितने 90,000 इमिग्रेंट्स के लिए। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंडेड डिपोर्टेशन, रिसेंड कहते हैं ख़त्म करना, मनसूख करना, रद्द करना। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंडेड डिपोर्टेशन रिलीफ, डिपोर्टेशन जो रिलीफ मिला हुआ था फॉर मोर देन 90,000 इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू अ पेरोल प्रोसेस अंडर प्रेसिडेंट बाइडन, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ऑर्डर्ड इमिग्रेंट्स हु वर गिवन टेम्पररी प्रोटेक्शन अंडर द बाइडन एरा स्मार्टफोन ऐप CBC से उनको कहा कि भाई आप लोग चले जाएं, टू लीव द यूनाइटेड स्टेट्स इन द कमिंग डेज और फेस अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन। या तो आप लोग खुद चले जाएं या हम पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो ये इस तरह से मामला चल रहे हैं USA के अंदर। 9 अप्रैल को ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया कि 2028 का जो ओलंपिक प्रोग्राम होगा वो उस बारे में गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनवील किया, यानी जाहिर किया, वाजे किया, अयां किया द प्रोग्राम फॉर द अपकमिंग 2028 समर ओलंपिक्स। कहाँ पे जी, लॉस एंजलिस के अंदर। इंट्रोड्यूसिंग न्यू इवेंट्स अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग मिक्स जेंडर कंपटीशन। बात करें 10 अप्रैल 2025 की तो यूएस ने इम्पोज किए स्वीपिंग टैरिफ, कहाँ पे, ऑन द ग्लोबल मार्केट। 10 अप्रैल को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन ट्रेड पॉलिसीज बाय इम्पोजिंग टैरिफ एज हाई एफ कितने जी 245% ऑन वेरियस इम्पोर्ट्स, एमिंग टू
revitalize domestic manufacturing and reduce reliance on China. Okay, this move has led to severe disruptions in global trade, causing inflation fears, supply chain turmoil. turmoil कहते हैं हल्का मचना, ख़राब होना, मतलब वो जो चीज़ों का हलचल होना, and warnings of impending recession, मतलब भाई आने वाला, impending कहते हैं जो आ रहा हो, जो गालिब हो, the coming one, recession कहते हैं कहत को. The policy has been dubbed Donald Purchase, drawing the parallels to the economic fallout of COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic के बाद ये भी एक पैरेलल फॉलोआउट हो सकता है इकोनॉमिक. उसके बाद जी 10 को एक अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि हेती एम्प्लॉय ड्रोन स्ट्राइक अगेंस्ट गैंग्स अमिड एस्केलेटिंग वायलेंस. हैती की जो गवर्नमेंट है उसने कंफर्म किया कि उसने यूज़ किया है ड्रोन स्ट्राइक्स को, टारगेट किया गैंग पोजीशंस को इन पोर्ट एयू प्रिंस के मुकाम पे. दिस डेवलपमेंट कम्स एज द नेशन ग्रैपल्स विद द एस्केलेटिंग गैंग वायलेशंस लीडिंग वाइडस्प्रेड डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स. 10 अप्रैल को ही भाई एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि सीरिया के साथ साउथ कोरिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए. South Korea and Syria officially established diplomatic relations, marking a significant development in international relations. This move is expected to have implications for regional dynamics and international diplomacy. क्योंकि काफ़ी अहम है भाई, सीरिया के हालात क्या चल रहे हैं और साउथ कोरिया जैसा एक मुल्क क्या कर रहा है, सीरिया के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है. 11 अप्रैल 2025 को यूएस चाइना ट्रेड वॉर मज़ीद बढ़ जाती है. चाइना अनाउंस करता है इंक्रीज इन टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोड्यूस. कितने भी 50 से उसने 84% कर लिए है, सॉरी 84 से 125% कर दिए हैं भाई साहब ने. एस्केलेटिंग द ऑनगोइंग ट्रेड वॉर बिटवीन द टू नेशंस. दिस मूव फॉलोज द यूएस imposition ऑफ टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड, leading to the significant disruptions in global trade and raising concerns about a potential global recession. उसके बाद 11 अप्रैल को ही यूएस टारगेट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. ये थोड़ा अहम है. द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएट अ ब्रॉड क्रैकडाउन ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस, अफेक्टिंग ओवर 15,000 इंडिविजुअल्स एट मोर देन 240 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस एटलीस्ट 45 स्टेट्स और वाशिंगटन डीसी. द प्राइमरी टारगेट आर दोज होल्डिंग, जो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास F1 का वीज़ा है, एकेडमिक एंड J1 एक्सचेंज विजिटिंग वीज़ा है. ये जो वीज़ा रेवोकेशंस हैं ऑफन इन्वॉल्व्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट सेक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन द स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमूविंग द स्टूडेंट्स लीगल स्टेटस एंड पोटेंशियली लीडिंग टू द डिपोर्टेशन. ये भी हो सकता है. Reasons for these actions range from alleged involvement in pro-Palestine, ये है भाई pro-Palestine protest, ये आपका कीवर्ड, ये पूछा जा सकता है और ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये पूछा जाएगा कि जो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया है उसकी लॉजिक क्या है यूएस के अंदर. तो उसकी लॉजिक ये रही, pro-Palestine protest हुए और इसके साथ जो माइनर लीगल इन्फ्रैक्शन हो सकती हैं, जैसा कि इन्फ्रैक्शन मतलब जो कानूनी तौर पे उन्होंने गैर पाबंदी की है वो, जैसा कि ट्रैफिक की कोई गैर पाबंदी की है या कोई और डिसमिस चार्जेस, किसी जगह से वो डिसमिस्ड हुए हैं, कोई इस तरह सा मामला है, कोई स्कूल से वगैरह से, कोई जॉब से. The administration has largely withheld explanations, creating fear and confusion among the affected students. Universities such as Harvard, Arizona State, BYU have seen numerous visa terminations. With responses including institutional support and legal challenges, some students have filed lawsuits, and 19 Democrat states attorneys general are seeking judicial interventions to halt these visa cancellations, highlighting a growing legal and political battle over the administration's immigration enforcement strategy. काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग बात है ये भी. 12 अप्रैल को जो इवेंट हुआ वो ये हुआ कि कोपेक प्लेन क्रैश हुआ यूएसए के अंदर. एक मित्सुबिशी MU-2B एयरक्राफ्ट इन राउट फ्रॉम वेस्टचेस्टर कंट्री एयरपोर्ट टू कोलंबिया काउंटी एयरपोर्ट
crashed into a field in कोपेक न्यूयॉर्क के अंदर, किलिंग ऑल 6 ऑक्यूपेंट्स ऑन बोर्ड। इसके अंदर काफ़ी एक सेलिब्रिटी भी वो बंदी थी, 6 लोग फौत हुए थे इसके अंदर, ये बताया जा चुका है। सो कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था ये। 13 अप्रैल 2025 को इनडायरेक्ट यूएस ईरान टॉक्स हुई, कहाँ पे? ओमान के अंदर होती हैं भाई। द फर्स्ट राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स होती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ना वो है अहम। टॉक्स होती हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान कंक्लूडेड इन ओमान with plans to resume the following week. The discussions focused on nuclear non-proliferation and regional security issues. Okay. उसके बाद 13 अप्रैल 2025 को जो तंजानिया ओपोजिशन पार्टी पार्टी फेसेस इलेक्शन बैन। ओपोजिशन पार्टी जैसे पाकिस्तान में नहीं इलेक्शन बैन हो गया, वैसे तंजानिया में भी हो गया, ये भी हो सकता है पूछ ही ले वो। तंजानियन मेन ओपोजिशन पार्टी कुड बी बैर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग upcoming elections after boycotted an event where parties were required to sign a code of ethics to secure participation rights. तंजानिया के अंदर ये हुआ है दोस्तों, थोड़ा अहम है, ज़रा ज़हन में रखिएगा ये। 14 अप्रैल 2025 को क्या होता है कि सबसे पहले तो इसराइल बॉम्ब्स लास्ट फंक्शनिंग हॉस्पिटल इन नदन गज़ा। इसराइल फोर्सेस बॉम्ब्ड एट द अल अहली Baptist Hospital in Nadan Gaza, resulting in a death of a child due to asphyxiation from lack of oxygen. Lack of oxygen की सूरत हाल हो तो ये होता है दोस्तों। This attack has left numerous sick and wounded Palestinians without access to medical care. Allahu Akbar. In response, 1,600 former Israeli soldiers and intelligence agents have signed a letter demanding an immediate ceasefire and the return of hostages. Okay, 14 अप्रैल 2025 को ही गोबानीज ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। गोबानीज ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट जिनका नाम है नगुइमा वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड ऑन सैटरडे, जो कि 14 अप्रैल 2024 को हुआ। As announced by the country's interior ministry, this development marks a significant political shift in the Gabon. 14 अप्रैल को ही अल्जीरिया ने एक्सपेल किया फ्रेंच एम्बेसी स्टाफ को। अल्जीरिया हैज़ आस्क्ड 12 French embassy staff to leave the country within 48 hours, escalating tensions between the two nations. This diplomatic move is part of broader context of strained relationships. 14 को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कमेंट किया ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेफर टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द यूक्रेन एज बाइडेन्स वॉर्स। और 14 अप्रैल को ही यूके सेंड्स 752 million pounds to Ukraine for military equipment. The United Kingdom has sent 752 million pounds, which is around almost $1 billion to Ukraine for the purchase of surface-to-air missiles, artillery, and spare parts for fighter aircrafts. This funding is a part of an international loan program primarily funded through seized Russian financial assets. ये कहाँ से फंड हुए थे? जो रशिया के इंटरनेशनल एसेट्स सीज किए गए थे ना, ये उनसे मतलब उनसे हासिल किए गए फंड थे।